क्लास 10th वेलकम वंस अगेन। जैसा कि आप देखें, बायो का जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसमें 4 यूनिट है: डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो जब पहले, अभी तो लॉकडाउन के चलते स्कूल सब बंद हैं, लेकिन पहले जब मई में जो F1 होता था, तो उस समय बायो से डाइजेशन और रेस्पिरेशन ही हम लोग फॉर्मेटिव 1 के लिए हम लोग एग्ज़ाम में लेते थे। तो सब कुछ वही दिमाग में रख करके आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू करिए, और लगातार अगर चारों पढ़ेंगे तब भी बोर हो जाएंगे, और आधा भी कम से कम नहीं पढ़ेंगे तब भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए दिमाग में रखना है कि हमें डाइजेशन और रेस्पिरेशन, बायो का जो पहला चैप्टर का हाफ है वो कंप्लीट कर लेना है। तो लेट अस स्टार्ट विद रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन देखिए, श्वसन का हिंदी जनरली हम लोग क्या समझते हैं? सांस लेना। और सांस लेना का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि बस सांस हमारे अंदर गया और निकल गया, अनुलोम विलोम की तरह, बस सांस जा रहा है निकल रहा है। इसी को जनरली लोग समझते हैं कि वो हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं या श्वसन कर रहे हैं। लेकिन दरअसल ये एक्चुअल मीनिंग नहीं है। बायोलॉजी में आप जानते हैं इसका एक अलग मीनिंग दिया गया है, क्योंकि रेस्पिरेशन का एक्चुअल मतलब है एनर्जी का रिलीजिंग होना, यानी द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। तो कैसा फूड? यही आप पढ़े थे डाइजेशन में। विल्ली याद करिए, स्टमक का एट द लास्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग विल्ली कहते हैं, और उसी विल्ली के अंदर ब्लड वेसल्स होते थे जो उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व कर लिए। अब सोचना है कि वो डाइजेस्टेड फूड जो विल्ली में एब्जॉर्ब हुआ वो क्यों हुआ और कहाँ जाएगा। तो एब्जॉर्ब इसलिए हुआ ताकि उसी भोजन से एनर्जी निकलेगा, ताकि आपका काम चलेगा। तो एनर्जी कहाँ निकलेगा, वो जाएगा कहाँ? तो सारे के सारे डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो सभी के सभी सेल्स में, पूरे बॉडी के सभी सेल्स में चले जाते हैं, जहाँ अब उनका ऑक्सीडेशन होगा। इसलिए पहले डाइजेशन आपको पढ़ाया, अब रेस्पिरेशन पढ़ा रहा है। क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या है कि यहाँ पर आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ताकि वो एनर्जी रिलीज करे। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो आपका डाइजेस्टेड फूड है उससे वो क्या करता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो मेनली एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन कहते हैं। एंड द रिलीज्ड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये एटीपी मॉलिक्यूल आपके लिए नया वर्ड नहीं है, क्योंकि आप 9th में माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और वहाँ पर जो एनर्जी जो निकलता है वो एटीपी के फॉर्मेट में निकलता है। और उसी एटीपी का आप जानते हैं फुल फॉर्म भी, जिससे हम लोग एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट याद रखना है। और एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये सब उसका नाम, एक तो फुल फॉर्म हो गया और एक उसका अलग से नाम दिया गया है, ये आपको जानना चाहिए। तो आपने देखा रेस्पिरेशन दरअसल क्या है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? तो एटीपी के फॉर्म में, जिसका फुल फॉर्म क्या है? तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसका और क्या नाम है? तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब देखिए, अगर अब हम लोग बात करें तो रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन दरअसल क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, यानी एनर्जी रिलीजिंग को ही हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये एनर्जी रिलीजिंग के लिए कभी ऑक्सीजन का डिमांड होता भी है और कभी ऑक्सीजन का डिमांड नहीं होता है। तो जब ऑक्सीजन का डिमांड हो, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए ऑक्सीजन का डिमांड हो और तब एनर्जी निकले, यानी कि एनर्जी निकालने के लिए जब ऑक्सीजन का डिमांड होता है, देन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इफ द सेम प्रोसेस, दैट मीन्स कि एनर्जी ही निकल रहा हो, लेकिन अगर मान लीजिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़े, तब उसे हम लोग कहेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जनरली पूछा जाता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में अंतर। तो अभी जितना आप पढ़े हैं उसके हिसाब से बस इतना जानना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज नीडेड, ऑक्सीजन इज डिमांडेड। लेकिन अगर ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसके अलावा आपको कुछ जानना है फॉर्मूला, जो आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ाएंगे तो उसमें क्या है बात हम बोलेंगे बार बार, तब वहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ग्लूकोज जब भी हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल। तो 6 कार्बन क्या? अब देखिए कार्बन का यहाँ क्या है, 6 एटम लिया गया है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल। यहाँ लैक्टिक एसिड में क्या है, 3 ही एटम लिया गया है, इसलिए बोलेंगे 3 कार्बन एटम मॉलिक्यूल।
इथेनॉल में क्या है, 2 ही कार्बन आया है, इसलिए बोलेंगे 2 कार्बन एटम मॉलिक्यूल। ऐसे भी ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हैं, C6H12O6। तो यहाँ पर 6 कार्बन आया है, इसलिए इसको बोला जाता है 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल। लैक्टिक एसिड में C3H6O3, इसलिए इसे बोलते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और इथेनॉल में C2H5OH, इसलिए इसे बोलेंगे 2 कार्बन मॉलिक्यूल। ये सब टर्म आएंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग सेकंड वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें हम लोग और डिटेल करेंगे एरोबिक एनारोबिक, और भी मज़ा आएगा। लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आपको हमने ये बताया है, और इसे हम लोग को पढ़ना है, मन लगा के पूरा पढ़िए, सब कुछ नोट करते चलिए। जो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको दिए थे, जिनके पास इस शाम की बुक है वो शॉर्ट और उसका हॉट्स बनाएंगे, और मैं जो क्वेश्चन दिया हूँ वो भी बनाइए। जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है, मैं जो क्वेश्चन जितना भेजा हूँ कम से कम उतना ज़रूर बना लीजिए। और बुक अवेलेबिलिटी की बात अब कहना बहाना हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको नंबर भी दे दिया है बुक स्टॉल का। मान लीजिए बाकी बुक स्टॉल नहीं भी खुल रहा है, तो मैं जो नंबर दिया हूँ आप उस पर कॉल कर सकते हैं, मेरा नाम बोलिएगा, आराम से आपको बुक अवेलेबल हो जाएगा, वो बता देंगे, आपको बुला लेंगे टाइम पर, या पेरेंट्स को ही दे दीजिए। क्योंकि बुक देखिए, CBSE ने ऑनलाइन क्लास शुरू करा दिया है सभी अपने एफिलेटेड स्कूल से। मतलब साफ है, क्योंकि डिजिटल युग है तो डिजिटल के हिसाब से वो सोच रहा है। अगले साल वो टाइम पर ही एग्ज़ाम लेगा। आपके ये लॉकडाउन वगैरह या कोरोना के चलते ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम का डेट में कोई चेंजिंग आने वाली है, कहीं कुछ नहीं है। इसलिए वो सब कुछ स्टार्ट करा चुका है, सारे एफिलेटेड स्कूल को बहुत प्रेशर दे करके सब कुछ क्लास स्टार्ट कर चुका है। इसलिए आप अपने पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, आपकी पढ़ाई में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। इवन 5 दिन पहले एग्जाम हो सकता है, लेकिन 5 दिन लेट से नहीं होगा। ओके।